अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र के थाना से एक बहुत ही अहम खबर सामने आ रही है, जहां एक तहसीलदार की तहकीकात के बाद एक बड़ा कदम उठाने की सिफारिश की गई है। ये पूरा मामला एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर सहर यूनुस शेख और इनके वालिद यूनुस इकबाल शेख से जुड़ा हुआ है। इल्जाम यह है कि यूनुस शेख ने झूठा कैस्ट सर्टिफिकेट हासिल किया और उसी बुनियाद पर अपनी बेटी के लिए भी सर्टिफिकेट बनवाया, जो कि कानूनी तौर पर गैर जायज माना जा रहा है। आपको बता दूं, शहर यूनुस शेख वही है जो अपने एक फेमस डायलॉग की वजह से वायरल हुए। अपनी जीत के बाद इन्होंने एक डायलॉग बोला था, कैसा हराया, वो काफी वायरल हुआ था। तो अब रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार ऑफिस ने डिटेल इंक्वायरी के बाद ये कहा है कि यूनुस शेख ने डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली की और सरकारी रिकॉर्ड को गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने अपने आप को महाराष्ट्र का असली रहने वाली दिखाया, जबकि असल में इनका खानदान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखता है। ये बात भी सामने आई है कि इन्होंने जो ओबीसी सर्टिफिकेट 2011 हासिल किया है वो ऑफिशियल फॉर्मेट के मुताबिक नहीं था। इन पर जरूरी सरकारी साइन मौजूद नहीं थे और इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी जिक्र नहीं था, जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तहकीकात में यह भी वाज़ेह हुआ है कि महाराष्ट्र के कानून के मुताबिक जो लोग दूसरे स्टेट से माइग्रेट करते हैं, इन्हें फॉर्म 10 के जरिए कैस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन इल्जाम यह है कि यूनुस शेख ने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, बल्कि डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करके फॉर्म 8 के जरिए सर्टिफिकेट हासिल किया, जो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो असल में महाराष्ट्र के रहने वाले होते हैं। इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू यह है कि यूनुस शेख ने इस फेक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अपनी बेटी सहर शेख के लिए भी 2018 में कैस्ट सर्टिफिकेट हासिल किया। ये सर्टिफिकेट मुंबई सिटी कलेक्टर के ऑफिस से बनवाया गया, जबकि इनका घर थाने में है, जो कि अपने आप में एक और सवाल खड़ा करता है। ये मामला उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में आया जब सहर शेख ने जनवरी के म्युनिसिपल इलेक्शन में अपनी जीत हासिल की। इन्होंने एक मजबूत सियासी मुकाबला जीता और अपनी पहले ही इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री की। लेकिन इनकी जीत के बाद इनका कैस्ट सर्टिफिकेट पर सवाल उठाया गया, जबकि मुख्तलिफ कैंडिडेट सिद्दीकी, फरहा, शबाब अहमद ने इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को चैलेंज किया। इस कंप्लेन के बाद तहसीलदार उमेश पाटिल ने पूरी तहकीकात की और अपनी रिपोर्ट 25 मार्च को सब डिविजनल ऑफिसर को सबमिट की। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पहली नज़र में यूनुस शेख ने कम अज कम 4 मुख्तलिफ सरकारी एजेंसीज को गुमराह किया, जिनमें स्टेट इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। तहसीलदार ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि यूनुस शेख के खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही यह भी रिकमेंड किया गया है कि जितने भी कैस्ट सर्टिफिकेट की बुनियाद पर यानी कैस्ट सर्टिफिकेट इस बुनियाद पर बनाए गए हैं, उन सब को तुरंत रद्द किया जाए। अब ये मामला आगे लीगल प्रोसेस में जाएगा और सब डिविजनल ऑफिसर इस पर फैसला लेंगे कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं रहेगा, बल्कि इसका सियासी असर भी काफी गहरा हो सकता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्टेड कॉर्पोरेटर और इनका खानदान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये पूरा वाकया सिस्टम के वेरिफिकेशन प्रोसेस पर भी सवाल उठाता है कि कैसे ऐसे डॉक्यूमेंट इतने अरसे तक चल सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो सिर्फ चाय बेचते थे, पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरी तरफ बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 10th क्लास फेल है, खुद कहते हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर नया बना, जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, वो 7th क्लास फेल है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि बीजेपी के तकरीबन एमपी और एमएलए भी पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद कहते हैं। लेकिन अब जब एक सहर यूनुस जैसे शख्स जो पढ़े लिखे भी है और हर काम का वीडियो बनाकर भी डालते हैं, ये बताते हैं कि फलाना काम मैंने किया है, लेकिन इनके खिलाफ साजिश रची जाती है, इनको इनकी कुर्सी पर से हटाने के लिए हर वो कोशिश की जाती है जो अब चल रही है। आने वाले दिनों में इस केस पर सबकी नजर रहेगी कि क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सर्टिफिकेट कैंसिल होते हैं। तो कल शाम में जो है कुछ मीडिया वाले मुमरा में मौजूद सहर यूनुस शेख के एआईएमआईएम के ऑफिस के अंदर गए। तब जो है ये वहां पर नहीं थे, तो एक शख्स वहां पर इन्हें मिल गए, उनसे पूछताछ की। उसके बाद मीडिया वाले ये अफवाह फैलाने लगे कि ये डर के मारे कहीं भाग गई है। लेकिन इनका स्टेटस आप देख सकते हैं, ये कल जो मुंबई का मैच था वो मैच देखने के लिए गई थी और इन्होंने स्टेटस भी लगाया है गेम ओवर कहकर, क्योंकि कल मुंबई हार गई है। एक बात तो साफ हो चुकी है, महाराष्ट्र का आलम यह हो चुका है कि ये लोग एक कॉर्पोरेटर को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। अगर से मुसलमान के एमपी और एमएलए और बढ़ जाएंगे तो क्या हाल होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसके अलावा प्रकाश राज ने एक बहुत ही सख्त और सोचने पर मजबूर कर देने वाला बयान दिया। इन्होंने कहा है कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो सिर्फ आम सियासी या समाजी हालत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ी तैयारी है, एक ऐसी तैयारी जो आगे चलकर एक बड़े खतरे की शक्ल ले सकती है। इन्होंने कहा कि यह सब कुछ एक तबाही की प्रिपरेशन लग रहा है, यानी कि ऐसी सोची समझी प्लानिंग जहाँ किसी खास कम्युनिटी को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही हो। इनके अल्फाज में एक गहरी फिक्र नजर आती है। ये कहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ट्राइबल लोगों को और दूसरी माइनॉरिटीज को भी धीरे धीरे सिस्टम के जरिए दबाया जा रहा है। इनका मानना है कि यह सब एक एजेंडा के तहत हो रहा है, एक ऐसा एजेंडा जहां मुख्तलिफ कम्युनिटीज को कमजोर कर दिया जाए, उनकी आवाज को दबा दिया जाए और उनकी पहचान को मिटा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस बयान को हम क्या नाम दें? क्या यह सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है, क्या यह एक सियासी तनकीद है, या फिर ये एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग जो समाज को जागाने की कोशिश है?
अगर गहराई से देखा जाए तो ये बयान एक सीरियस एलिगेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इल्जाम लगाया गया है कि मुल्क के अंदर एक प्लान्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। साथ ही एक वेकअप कॉल भी लगता है, जहां एक जिम्मेदार शहरी, एक आर्टिस्ट अपनी आवाज उठाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। प्रकाश राज का ये बयान असल में एक सवाल है जो पूरे मुल्क के सामने रख रहे हैं। ये वो पूछ रहे हैं कि क्या हम वाकई एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां इंसाफ और बराबरी खतरे में है? क्या हम चुप रहकर इस सब को होने देंगे या फिर इस पर खुलकर बात करेंगे? Whatever is happening in this country is a preparation of a genocide. They want to wipe out Musliman. They want to wipe out tribal people, minorities. That is their agenda. आपको बता दूं कि प्रकाश राज ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। इनके अक्सर ऐसे बयान रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा हक की बात करता रहूंगा, क्योंकि मुल्क के अंदर जो जुल्म मेरी नजरों के सामने हो रहा है उसके ऊपर मैं खामोश बैठना नहीं चाहता। हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने डिलिमिटेशन के मुद्दे पर अपने सख्त राय रखी है। इन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर ये प्रोपोज्ड बिल पास हो जाए तो ये मुल्क के लिए एक परमानेंट जख्म बन सकता है, एक ऐसा जख्म जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरा होता चला जाएगा। ओवैसी ने कहा कि सरकार ने यह बिल एक ऐसे वक्त पर लाया है जब अपोजिशन के कई अहम लीडर असेंबली इलेक्शन में मसरूफ थे। इनका कहना है कि यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है जहां सरकार अपनी ब्रूट मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हुए बिना मुकम्मल बहस के इन कानून को पास करवाना चाहती है। इन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अगर अपोजिशन की आवाज को इस तरह दबाया गया तो डेमोक्रेसी का असल रूह ही मुतासिर हो जाएगी। लोकसभा में गुफ्तगू के दौरान वाज़े तौर पर कहा कि अगर डिलिमिटेशन सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पर की गई तो इसका सीधा नुकसान साउथर्न स्टेट को होगा। इनका कहना था कि साउथर्न स्टेट न सिर्फ मुल्क की इकनॉमी में बड़ा हिस्सा डालते हैं बल्कि टैक्स रेवेन्यू में भी इनका योगदान काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनकी सियासी रिप्रेजेंटेशन कम हो सकती है। यह न सिर्फ नाइंसाफी होगी बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी एक खतरा बन सकती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस अब सिर्फ सेंसस या फिक्स्ड साइकिल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि यह सरकार की मर्जी पर डिपेंड करेगा, जो कि एक डेंजरस प्रेसिडेंट हो सकता है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर नॉर्थर्न स्टेट को ज्यादा सियासी ताकत मिलती है और साउथर्न स्टेट की आवाज कमजोर होती है तो यह मुल्क के बैलेंस को बिगाड़ देगा। इन्होंने जेरीमैंडरिंग का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ स्टेट में ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह रिडिजाइन किया जाए कि माइनॉरिटीज खासकर मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कम की गई। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह मुल्क के लिए ठीक है कि एक बड़ा हिस्सा जो पॉपुलेशन का पार्ट है उसकी आवाज पार्लियामेंट में कम की जाए। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का काम नहीं है बल्कि हर शख्स को यह हक मिलना चाहिए कि वो लीडर बन सके, अपनी आवाज उठा सके। ओवैसी ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट बताते हुए कहा कि हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर डिलिमिटेशन के जरिए डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा है तो यह मुल्क के एक बुनियादी ढांचे को हिला सकता है। इन्होंने कनाडा के मॉडल का हवाला दिया जहां गॉडफादर क्लॉज के जरिए स्टेट को इनकी सीट से महरूम नहीं किया जाता, सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पर। इन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के एक हाइब्रिड मॉडल का भी जिक्र किया जहां सीट का तकसीम सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और फेडरल बैलेंस को देखकर किया जाए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने सरकार से अपील की है कि वो मुस्लिम, ओबीसी और साउथर्न स्टेट को अलग ना समझे। इन्होंने कहा कि अगर होम मिनिस्टर ने तेलंगाना जैसे स्टेट के लिए ज्यादा सीट का वादा किया है तो वो सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे लॉ का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा हर मुसलमान पर जमात के साथ लाजमन फर्ज है सिवाय 4 किस्म के लोगों के, गुलाम, ममलूक, औरत, बच्चा और बीमार। अबू दाऊद 1067। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।